अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सिडरोप्लास्टिक एनीमिया। सिडरोप्लास्टिक एनीमिया को हम पैथोमा से भी एक दफ़ा रीड आउट करेंगे, एक दफ़ा हम उसको फर्स्ट एड स्टेप 1 से भी रीड आउट करेंगे। ये जो इन्होंने प्रॉपर जिसका स्केच बनाया हुआ ना, वो अच्छा बनाया हुआ कि इसके अंदर स्टेप 1 के अंदर बनाया हुआ है एज़ कम्पेयर टू पैथोमा। जो थ्योरी लिखी हुई है वो ज़्यादा अच्छी लिखी हुई है हमारी पैथोमा में। सो एक दफ़ा यहाँ पे देख लें कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो हमारी सिडरोप्लास्टिक एनीमिया, अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो सिडरोप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। बेसिकली ये जितना भी प्रोसेस यहाँ पे आपके सामने चल रहा है ना, इसने एट द एंड क्या करना होता है, इसने हमारी प्रोटोपोरफिरिन रिंग की क्या करवानी होती है, प्रोडक्शन करवानी होती है। प्रोटोपोरफिरिन रिंग को बनाना होता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी एक पॉइंट पे भी हमारा इशू आ जाए तो प्रोटोपोरफिरिन रिंग बनेगा नहीं। अब आपको पता है, हमने शुरू में पढ़ा था लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में कि हीम किससे बनता है। ठीक है, हीम कैसे बनता है? हीम बनता है आयरन और प्रोटोपोरफिरिन रिंग से। यही पढ़ा था ना मैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अब प्रोटोपोरफिरिन रिंग बन नहीं रहा, ठीक है, अब मुझे ये बताएं, आयरन और प्रोटोपोरफिरिन दोनों मिलके क्या बनाते थे? हीम। और ये जाके ग्लोबिन के साथ लग के क्या बनाता था? हमारी हीमोग्लोबिन बनाता था। अब मुझे बताएं, अगर फॉर एग्जांपल हमारा प्रोटोपोरफिरिन रिंग एब्सेंट है, ठीक है, आयरन अकेला पड़ा होगा। जब प्रोटोपोरफिरिन रिंग एब्सेंट है, ये दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, क्या हीम की सिंथेसिस होगी? नहीं होगी। हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होगी इसमें? नहीं होगी। इसीलिए हमने आरबीसी मैथ्स में पढ़ा था हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है। इसमें भी हम वही देखेंगे। ठीक है, ये आपको पता चल गया। ये सुपरफिशियल ओवरव्यू था जो मैंने आपको दे दिया। अब जो सक्सिनाइल को ए होता है ना, बेसिकली सक्सिनाइल को ए बनता है मेथाइल मेलानाइल को ए से। ठीक है, मेथाइल मेलानाइल को ए, ये हमारा किसका पार्ट है? ये हमारा बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। हम वहाँ पे इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। बस अभी इतना आपने याद रखना है कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना, जो मिथाइल मेलानाइल को ए है वो आगे चेंज होता है सक्सिनाइल को ए। अब सक्सिनाइल को ए ने अब सारी आगे प्रोडक्शन करवानी होती है किसकी? प्रोटोपोरफिरिन रिंग की। अब जब प्रोटोपोरफिरिन बनेगा, आपको पता तभी तो क्या होगा, हीम सही तरह सिंथेसिस प्रॉपर होगा, आयरन और प्रोटोपोरफिरिन रिंग आपस में मिल जाएंगे और क्या होगा, हीम की सिंथेसिस होगी। फिर वो ग्लोबिन के साथ अटैच होगा, हीमोग्लोबिन बनेगा। अब देखें फॉर एग्जांपल इस सारे प्रोसेस में कहीं पे भी अगर इशू आ जाए, कहीं एक स्पेसिफिक जगह पे भी इशू आ जाए, आप मुझे बताएं इसमें प्रोटोपोरफिरिन रिंग बनेगी? कहीं पे भी इशू आ जाए, ठीक है, नहीं बनेगी। अब इसमें प्रोटोपोर सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया में स्पेसिफिकली होता किस लेवल पे इशू है, हमें वो पता होना चाहिए कि हमारे सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया में किस लेवल पे इशू होता है और जिसकी वजह से हमें सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, प्रोटोपोरफिरिन रिंग बनती नहीं है। हमने इसमें वो देखना है। ठीक है, अच्छा जी, चलो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जी कौन से एंजाइम, कौन से को फैक्टर हैं जो हमारी हेल्प करती है किसकी प्रोडक्शन में, प्रोटोपोरफिरिन रिंग। ठीक है, देखें सक्सिनाइल को ए किसके साथ मिला? ग्लाइसिन के साथ मिला। ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है। आगे किसके अंदर चेंज होता है? अमाइनो लिवोलेनिक एसिड के अंदर चेंज होता है। और इसको चेंज करता कौन है? अमाइनो लिवोलेनिक एसिड सिंथेस एंजाइम इसको चेंज करता। और यहाँ पे जो को फैक्टर है वो कौन सा है? विटामिन B6। ठीक है, अब आगे अमाइनो लिवोलेनिक एसिड चेंज होता है किसमें? प्रोफोबिलिनोजिन में। ठीक है, आगे अब ये वाला स्टेप हो रहा है, अमाइनो लिविनोलिक एसिड चेंज इनटू द प्रोफोबिलिनोजिन में। अब इसको चेंज कौन करता है? अमाइनो लिविनोलिक एसिड को प्रोफोबिलिनोजिन में कौन चेंज करता है? वो करता है हमारा अमाइनो लिविनोलिक एसिड डीहाइड्रेटेज। ठीक है, ये क्या करता है? इसको इसके अंदर चेंज करता है। ठीक है, अब प्रोफोबिलिनोजिन है ना, ये तो सारा प्रोसेस हो रहा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब यहाँ से जो प्रोसेस है प्रोफोबिलिनोजिन ने, ये आगे हमारा रन करता है किसमें? साइटोप्लाज्म में। प्रोफोबिलिनोजिन आगे चेंज होता है हमारा किसमें? हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलीन के अंदर चेंज होता है। हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलीन के अंदर चेंज होता है। और कौन इसको करता है? प्रोफोबिलिनोजिन डी अमाइनेज एंजाइम करता है। ठीक है, ये बेसिकली एंजाइम है। ये क्या करता है? प्रोफोबिलिनोजिन को चेंज करता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलीन के अंदर चेंज करता है। अब ये आगे से चेंज होता है किसके अंदर? यूरो
पोरफायरिनोजिन 3 के अंदर चेंज होता है। अब जो आगे यूरोपोरफायरिनोजिन है ना, ये आगे चेंज होता है किसके अंदर, कोप्रोपोरफायरिनोजिन 3। ठीक है, और इसको चेंज कौन करता है, यूरोपोरफायरिनोजिन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, वहां पे पहले कौन सा आता है, डी अमाइनेज, फिर बाद में क्या आता है, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, अब जो हमारा कोप्रोपोरफायरिनोजिन 3 था ना, ये आगे हमारा चेंज होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है ये, और क्रॉस करके दोबारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके चेंज हो जाता है किसमें, प्रोटोपोरफायरिन रिंग, प्रोटोपोरफायरिन के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, जब ये प्रोटोपोरफायरिन रिंग इसके अंदर प्रोटोपोरफायरिन के अंदर चेंज हो जाता है ना, तो प्रोटोपोरफायरिन आगे किसके साथ किसके अंदर चेंज होती है, हीम की सिंथेसिस करती है विद द हेल्प ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन विद द हेल्प ऑफ आयरन के साथ मिलके क्या बनाती है, हमारी हीम बनाती है। ये सारे प्रोसेस को आप एक दफ़ा देख लें। ठीक है, फिर हम इनके एंजाइमेटिक लेवल पे देखेंगे इशू, और उसकी वजह से ये कैसे सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया करवा सकता है। अच्छा जी, आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। सो हम स्पेसिफिकली देखेंगे सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया होता क्यों है। बेसिकली सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में ना हमारे ना इशू होता है रेट लिमिटिंग स्टेप के ऊपर। किसके ऊपर इशू होता है, रेट लिमिटिंग स्टेप के ऊपर। और वो रेट लिमिटिंग स्टेप है कौन सा, हमारा अमाइनो लेवोनिक एसिड सिंथेज एंजाइम। ठीक है, अगर किसी पेशेंट के अंदर ऑटोसोमल एक्स लिंक ऑटोसोमल ये इशू है, ठीक है, ऑटोसोमल इशू है, हमारा पेशेंट का अमाइनो लेवोनिक एसिड सिंथेज एंजाइम एब्सेंट है, दैट इज क्या है, रेट लिमिटिंग स्टेप था। अगर फॉर एग्जांपल ये एंजाइम एब्सेंट होगा, अब मुझे ये बताएं क्या हमारा सक्सिनाइल को ए आगे अमाइनो लेवोनिक एसिड के अंदर चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, हमारा आगे ये चेंज नहीं हो सकता, किसमें, सक्सिनाइल को ए किसके अंदर चेंज नहीं हो सकता, अमाइनो लेवोनिक एसिड के अंदर। ठीक है, क्योंकि किसकी डेफिशिएंसी है, अमाइनो लेवोनिक एसिड सिंथेज, इसकी स्पेसिफिकली, सही है, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है। अब देखें, जब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है, आगे वाला सारा प्रोसेस चलेगा, प्रोफिब्रिलिन चेंज करेगा हाइड्रोक्सी के अंदर, यूरो के अंदर, कोप्रो के अंदर, एट देन प्रोटोपोरफायरिन रिंग बनेगी, फिर ये आगे वाला सारा स्टेप नहीं चलेगा। जब ये आगे वाला सारा स्टेप नहीं चलेगा, मुझे आप ये बताएं अब बात, क्या इसमें प्रोटोपोरफायरिन बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि पीछे से ये मेन स्टेप ही नहीं चल रहा। ठीक है, ये तो होगी एक बात, किसमें, अमाइनो लेवोनिक एसिड सिंथेज की वजह से अगर ये एंजाइम एब्सेंट है, रेट लिमिटिंग स्टेप एब्सेंट है, एक चीज। दूसरी बात, हमने यहाँ पे एक चीज और डिस्कस की थी, विटामिन B6। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, अगर फॉर एग्जांपल किसी के अंदर ये एज अ को फैक्टर होता वर्क करता है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होगी, आप मुझे बताएं क्या उसका सक्सिनाइल को ए अमाइनो लेवोनिक एसिड के अंदर चेंज होगा, कभी भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें को एंजाइम की भी जरूरत है और को फैक्टर की भी जरूरत है। को एंजाइम और को फैक्टर हमें दोनों की जरूरत है। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज भी एब्सेंट है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक्शनल को एक लेवल बढ़ जाएगा और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, और ये सारा स्टेप किधर हो रहा है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, ये तो था इसका ओवरव्यू, मेन पॉइंट इस चीज का अगर आपको पता होगा तो आगे सारी आपको डिजीज समझ में आ जाएगी। ठीक है अब एक और बात देखें, अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट हमारा लेड की पॉइजनिंग हो गया है, ये मोस्ट लाइकली होता है किसी ना किसी पेंट की वजह से होता है। पेंट फैक्ट्री जो इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, उनमें ये होता है कि हमारा लेड से वो क्या करता है, एक्सपोज होता है। जब वो लेड से एक्सपोज होगा तो उसमें ये होगा कि उसका जो यहाँ पे फेरोचेरिटेज इंजाइम है ना, लेड पॉइजनिंग ने इसको ब्लॉक कर देना होता है, लेड ने। ठीक है, जब लेड पॉइजनिंग ने इस इंजाइम को ब्लॉक कर दिया, मुझे ये बताएं क्या हमारी प्रोटोपोरफायरिन रिंग आगे चेंज हो सकती है हीम के अंदर, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो क्या दोबारा हीम की प्रोडक्शन इसमें होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, ये इसमें इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट बात थी कि जब फॉर एग्जांपल फेरोचेलिटेज एंजाइम की लेड ने ब्लॉक कर दिया, लेड पॉइजनिंग ने फेरोचेलिटेज को ब्लॉक कर दिया, तो हमारी प्रोटोपोरफायरिन आगे चेंज नहीं होगी। किसके अंदर? विटामिन B6 के अंदर, सॉरी हीम के अंदर चेंज नहीं होगी। जब प्रोटोपोरफायरिन आगे हीम के अंदर चेंज नहीं होगी तो हीम जाके ग्लोबिन के साथ मिलेगा नहीं, क्योंकि हीम का प्रॉपर स्ट्रक्चर बना ही नहीं है, और हीमोग्लोबिन उसकी डिक्रीज कर देगी और उसको क्या हो जाएगा? अनीमिया हो जाएगा। और ऐसे अनीमिया को हम क्या कहते हैं? सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, जिसके अंदर हमारी प्रोटोपोरफायरिन रिंग सही तरह बनती नहीं है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कौन सा इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है? अमाइनो लेवोलेनिक एसिड सिंथेज होता है, और विटामिन B6 की भी डेफिशिएंसी इसमें हो सकती है। ठीक है, अब इसको आपने माइंड में रखना है। इसको एक दफ़ा हम यहाँ से पढ़ लेते हैं कि बुक वालों ने इसमें क्या मेंशन किया हुआ है। बेसिकली आपने सिर्फ इसमें अगर कोई चीज़ याद रखनी है ना, तो वो सिर्फ ये रखनी है, जो इसका रेट लिमिटिंग स्टेप है, बस आपने इसमें यही याद रखना है। और इसमें और विटामिन B6 की डेफिशिएंसी भी इसमें याद रखनी है। अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी है तो उसमें सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया कैसे हो सकता है। अच्छा, इसको एक दफ़ा हम अब बुक से देख लेते हैं, बुक में क्या मेंशन किया हुआ है। अच्छा, इसकी ना मैं आपको ना ओवरव्यू थोड़ा सा और दे दूँ, इसकी कॉजेज़ के बारे में बता दूँ, इसकी जो फर्दर कॉजेज़ हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। ये कॉन्जेनिटली भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कॉन्जेनिटली ये कैसे हो सकता है सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया? कॉन्जेनिटली ये इस तरह हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के अंदर कॉन्जेनिटली ही आपका ये एंजाइम एब्सेंट हो, नंबर 1। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम इसकी बात करें हैं जी, इसकी एक्वायर्ड कॉजेज़ की बात करते हैं जी, इसकी एक्वायर्ड कॉजेज़ में क्या क्या इसकी कॉजेज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक्सेसिव अल्कोहल यूज़ कर रहा है। अल्कोहल क्या करवाती है? माइटोकॉन्ड्रियल पॉइजनिंग करवाती है। जब अल्कोहल ने माइटोकॉन्ड्रियल पॉइजनिंग करवा दी तो वो सारा स्टेप कहाँ चल रहा था, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि सारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रहा था ना, तो क्या ये सारा स्टेप चलेगा? सक्सिनाइल कोई इसके अंदर चेंज होगा? नहीं होगा। तो ये भी क्या करवा सकती है? सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया करवा सकती है। उसके बाद मैंने आपको लेड पॉइजनिंग का बता दिया, एक इसकी जो कॉज थी लेड पॉइजनिंग, कैसे वो किसको ब्लॉक करती थी? फेरोचेलिटेज को ब्लॉक करती थी। और जब हमारा फेरोचेलिटेज यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा तो प्रोटोपोरफायरिन आगे हीम के अंदर चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा तीसरी इसमें मैंने आपको क्या कॉज बताई थी? विटामिन B6 की डेफिशिएंसी। अब जैसे विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो गई है तो ये एज अ को फैक्टर वर्क कर रही थी। ये देखें किसको चेंज कर रही थी? सक्सिनाइल को आगे अमाइनो लेवोलेनिक एसिड के अंदर चेंज कर रही। तो क्या अब इसको चेंज करेगी? नहीं करेगी। ठीक है, अब कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आपके पास टीबी का आया, टीबी की हिस्ट्री के साथ आया, वो आपको कह रहा है डॉक्टर साहब मैं यूज़ कर रहा हूँ आइसोनाइजाइड ड्रग यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आइसोनाइजाइड का क्या फंक्शन होता है? एक कि इसने ब्लॉक कर देना होता है किसको? विटामिन B6 को ब्लॉक कर देना होता है। ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी करवानी होती है किसने? आइसोनाइजाइड ने विटामिन B6 की। अब कोई पेशेंट जब आइसोनाइड यूज़ कर रहा है तो उसने विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करवा दी। अब पेशेंट के अंदर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होगी तो अगेन उसका सक्सिनाइल को ए अमाइनो लेवोलेनिक एसिड के अंदर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री के साथ इसमें क्वेश्चन आएगा। एक पेशेंट आया, वो क्वेश्चन में मेंशन कर देंगे कि ना पेशेंट है, उसको नाइट स्वेट्स हैं, फीवर है। ठीक है, साथ उसको मेंशन कर देंगे जी उसका किजियाटिन ग्रैनुलोमा भी है, हिस्ट्री सारी टीबी की मेंशन कर देंगे। ठीक है, और उसमें लिख देंगे वो आइसोनाइजाइड ड्रग यूज़ कर रहा है। ठीक है, उसकी वजह से उसको फीचर उसमें थोड़े से नीमिया के डाल देंगे, वो पैलर भी है, कंजक्टाइवा उसका पैलर है। ठीक है, लाइट हेडनेस है। ठीक है, एनीमिक है, हेडनेस उसको हेडेक है, वो सारी चीज़ें इसमें डाल के वो पूछेंगे ये बताएंगे क्या है, तो फिर आपने इसका आंसर लगाना सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया। वो इस तरह इसका सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया आंसर लगाना है क्योंकि ये क्या कर देगी? विटामिन B6 की डेफिशिएंसी कर देगी, जो कि एक था को फैक्टर। ठीक है, ये तो सारी थी इसकी, मैंने आपको बता दी कॉजेज। अब इसमें इसकी इन्वेस्टिगेशंस पढ़ लेते हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या हो सकता है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे। अब मुझे आपने इसकी मैं आपको इसकी डायग्नोसिस बताता हूँ। देखें, इसमें फेरेटिन का लेवल इंक्रीज होगा। फेरेटिन क्या इंडिकेट करती थी? आयरन। जी, क्यों? क्योंकि आयरन का तो इशू ही कोई नहीं है, तो फेरेटिन ज़्यादा होता रहेगा। ठीक है, इसमें टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगी, डेफिनेटली कम होगी। क्यों? क्योंकि आयरन तो हमारे पास ठीक है ना, आयरन का तो कोई इशू है ही नहीं है। सीरम आयरन इसमें क्या होगा? वो भी इंक्रीज करेगा।
बॉडी आयरन में, क्योंकि बिल्कुल ठीक है, आयरन का कोई इशू नहीं है। जो परसेंटेज है सैचुरेशन है किसकी, आयरन की, वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये तो थी इसकी लैब फाइंडिंग। अच्छा, इसमें ना अब आपने एक बात याद रखनी है, वो है आयरन लेडन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आयरन ओवरलोडेड स्टेट। अब इसमें आयरन ओवरलोड होता कैसे है, देखें, इसमें आयरन ओवरलोड इस तरह होता है कि आपका, मैंने यहाँ पे आपको मैंने बताया था ना कि हीम आगे चेंज होता है किस में, हीम किससे मिलके बनता है, हीम चेंज होता है आयरन और प्रोटोपोरफायरिन रिंग में, इसी तरह बताया था ना, प्रोटोपोरफायरिन के अंदर चेंज होता है। अब देखें, जब इसका इशू है, फॉर एग्जांपल ये बन नहीं रहा, लेकिन जो ये है आयरन तो ठीक बन रहा है ना, तो इसकी वजह से जो आयरन का लेवल है वो इंक्रीज कर देगा, डेफिनेटली कर देगा। इसीलिए हम इसमें फेरेटिन का लेवल ज़्यादा देखते हैं, ट्रांसफेरिन का कम देखते हैं, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम, सीरम आयरन ज़्यादा, सैचुरेशन भी ज़्यादा। ये इसकी मेन रीज़न होती है। ठीक है, ये तो थी इसकी लैब फाइंडिंग्स। अच्छा, अब इसको एक दफ़ा बुक से रीड कर लेते हैं, उसने इसमें अगर कोई नई बात लिखी हो। बुक, ये देखिए, सिडोब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया ड्यू टू द डिफेक्टिव प्रोटोपोरफिरिन सिंथेसिस। इसमें क्या होता है जी, जो इसकी प्रोटोपोरफिरिन की सिंथेसिस है ना, वो सही इसमें नहीं होती। जैसे आपको बताया कि प्रोटोपोरफिरिन की सिंथेसिस नहीं होगी तो आगे हमारा हीम बनेगा नहीं। प्रोटोपोरफिरिन की सिंथेसिस सही नहीं हुई, पहली बात। दूसरा, इसमें क्या होता है कि प्रोटोपोरफिरिन बना नहीं, हीम कम बना, हीमोग्लोबिन कम, और माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा। मस्ट मेंशन करेगा कि एमसीवी का लेवल कितना है इसमें, 80 से लेस होगा। ठीक है, प्रोटोपोरफिरिन इज सिंथेसाइज्ड बाय अ सीरीज ऑफ द रिएक्शन। अमाइनो लिवोनिलिक एसिड सिंथेज आगे किसके अंदर चेंज होता है, कन्वर्ट द, जो करता है सक्सिनाइल को ए को किसके अंदर, अमाइनो लिवोनिलिक एसिड के अंदर, वही जो पीछे हमने रिएक्शन पढ़े हैं सारे। ठीक है, और इसमें जो को फैक्टर होता है वो विटामिन B6 होता है, और रेट लिमिटिंग स्टेप इसमें क्या होता है, ये होता है अमाइनो लिवोनिलिक एसिड सिंथेज का रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। अमाइनो लिवोनिलिक एसिड डिहाइड्रेटेज कन्वर्ट द अमाइनो लिवोनिलिक एसिड टू द प्रोफोबिलिनोजन। ये देखें, डिहाइड्रेटेज ने क्या करना है, इसको चेंज करना, प्रोफोबिलिनोजन के अंदर चेंज करना होता है। एडिशनल रिएक्शन इसमें वही आपको मैंने बताया था, प्रोफोबिलिनोजन बनता है, फिर कोप्रो बनता है, यूरो बनता है, वो एट द एंड क्या बनाता है जी, हमारा प्रोटोपोरफिरिन बनाता है। अच्छा, जो हमारा फेरोचेलिटेज होता है ना, फेरोचेलिटेज का फंक्शन ये होता है कि इसने अटैच होना होता है किसके साथ, प्रोटोपोरफिरिन के साथ अटैच होके हमारी आयरन की हीम की सिंथेसिस करवानी होती है। जो फाइनल रिएक्शन होता था दोबारा माइटोकॉन्ड्रियल के मेम्ब्रेन को क्रॉस करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हो रहा था, और ये कौन करवा रहा था, कोप्रो करवा रहा था। ठीक है, जो हमने पढ़ा था वहाँ पे। देखें, अब इसमें फॉर एग्जाम्पल फेरोचेलिटेज की डेफिशिएंसी होगी, किसकी वजह से हो रही थी, लेड पॉइजनिंग की वजह से हो रही थी। जब लेड पॉइजनिंग की वजह से फेरोचेलिटेज की डेफिशिएंसी होगी तो ये सारा अगेन हीम हमारी सिंथेसिस नहीं होगी। अच्छा, इसमें होता क्या, आयरन इज ट्रांसपोर्ट टू द इरेथ्रॉइड प्रिकर्सर एंड एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया टू फॉर्म द हीम। आयरन तो अपना काम बिल्कुल ठीक कर रहा है ना, जिसकी वजह से ये होगा कि हमारा जो प्रोटोपोरफिरिन रिंग है ना, प्रोटोपोरफिरिन, उसकी क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। आयरन ठीक है, इसमें आयरन हमारी रिमेन ट्रैप इन द माइटोकॉन्ड्रिया, आयरन ट्रैप कर जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसीलिए हमारा फेरेटिन का लेवल इंक्रीज कर देगा। आयरन लेडन माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म अ रिंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द इरेथ्रॉइड प्रिकर्सर। आयरन माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द क्या बना देगी, एक रिंग बना देगी ऐसे। ठीक है, दीज आर कॉल्ड द रिंग सिड्रोब्लास्टिक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिंग सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया भी हम बोलते हैं, हेंस द टर्म सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, वही बात इसमें मेंशन की हुई है। सिडोब्लास्टिक एनीमिया कैन बी द कॉन्जेनिटल भी हो सकते हैं, ये जिसकी कॉजेज आ गई, कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड दोनों हो सकते हैं। कॉन्जेनिटल में क्या होगा, हमारा अमाइनो लिवोनिलिक एसिड सिंथेज की डेफिशिएंसी होगी, जो कि रेट लिमिटिंग स्टेप था। एक्वायर्ड में क्या होगा, कोई ना कोई अल्कोहल की वजह से क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल पॉइजनिंग हो जाएगी। लेड पॉइजनिंग में क्या होता था, हमारा अमाइनो लिवोनिलिक एसिड डिहाइड्रेटेज इसको ब्लॉक कर देगी, सेकेंडली किसको ब्लॉक कर देगी, फेरोचेलिटेज के अंदर, फेरोचेलिटेज एंजाइम को ब्लॉक कर देगी। अब फॉर एग्जांपल विटामिन B6 की डेफिशिएंसी गई, और किसके अंदर देखी जाती है, ये हम टीबी के पेशेंट के अंदर देखते हैं, ये जो उसने मेंशन कर दिया, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट के अंदर हम ये देखते हैं। अब ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट के अंदर हम वो आइसोनायाजाइड ले रहा है, उसकी वजह से विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होगी, जो क्या था, हमारा को फैक्टर था। अब को फैक्टर की जब डेफिशिएंसी होगी तो सक्सिनाइल को ए आगे किसके अंदर चेंज नहीं हो रहा था, अमाइनो लिवोनिलिक एसिड के अंदर चेंज नहीं होगा। ठीक है,
लैब फाइंडिंग देख लें, लेबॉर्टरी में क्या है, इसकी डायग्नोसिस क्या है जी। इसमें फेरेटिन का लेवल इंक्रीज होगा, डेफिनेटली होगा। हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा है कि फेरेटिन का लेवल क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रियल के इर्द गिर्द रिंग बना रहा है, रिलीज नहीं हो रहा माइटोकॉन्ड्रिया से, क्योंकि उसके पास प्रोटोपोरफिरिन नहीं है। अब प्रोटोपोरफिरिन नहीं है तो उसके साथ मिलकर वो हीम बना नहीं सकता, इसलिए आयरन का लेवल इंक्रीज कर गया। इसमें टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इसमें डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी? क्योंकि फेरेटिन का लेवल इंक्रीज है, आयरन पहले बॉडी में ज़्यादा है, ठीक है। सीरम आयरन भी इसमें ज़्यादा है और सैचुरेशन भी इसमें ज़्यादा है, क्योंकि बॉडी में आयरन तो बिल्कुल ठीक है, आयरन का तो कोई इशू ही नहीं है। तो इसीलिए आयरन ओवरलोड इसमें हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो था हमारा सिडरोब्लास्टिक एनीमिया। अब इसको एक दफ़ा हम स्टेप 1 से अगेन पढ़ लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं, उसमें उसने क्या क्या मेंशन किया हुआ है। सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, ये देखें जी। जेनेटिक कॉज एक्स लिंक है, जिसमें अमाइनो लेवोनोलिक एसिड सिंथेज की डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है। जेनेटिकली एक्वायर्ड में क्या जी, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम हो सकता है। अल्कोहल मोस्ट कॉमन कॉज पूछ सकता है, इसमें कौन सी हो सकती है, इसमें सिडरोब्लास्टिक एनीमिया में, तो वो हमारी अल्कोहल होती है। क्यों? क्योंकि वो क्या करवा देती है, माइटोकॉन्ड्रियल पॉइजनिंग करवा देती है। लेड पॉइजनिंग क्या करती है जी, हमारे फेरोसिलेटेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। फिर उसके बाद यहाँ पे विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो सकती है, और कॉपर की भी डेफिशिएंसी इसमें हो सकती है, ठीक है। लैब फाइंडिंग में क्या होता है जी, आयरन का लेवल इंक्रीज कर देता है बॉडी में नॉर्मल, और डिक्रीज इसमें मोस्ट लाइकली डिक्रीज ही करता है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। फेरेटिन का लेवल इंक्रीज कर देता है, रिंग सिडरोब्लास्ट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे हमें रिंग सिडरोब्लास्ट इसलिए बन जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द आयरन जब डिपोजिशन होता है तो वो रिंग के फॉर्म में होता है, क्योंकि उसका लेवल वो ओवरलोड किया होता है, इसीलिए हम इसको आयरन ओवरलोड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। प्रूशियन ब्लू स्टेन पे हम इसको देखते हैं, सीन इन द बोन मैरो स्कैन पे देखते हैं। पेरिफेरल ब्लड स्पीयर हमें क्या बता देगी, जो बेजोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ द आरबीसीज, बेजोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ द आरबीसीज ना मोस्ट लाइकली हम देखते हैं लेड पॉइजनिंग के पेशेंट के अंदर, ठीक है। जब हम लेड पॉइजनिंग अपना सेपरेट एक टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें बताऊंगा बेजोफिलिक स्टिपलिंग क्या होता है। सम एक्वायर्ड वेरिएंट में भी द नॉर्मोसिटिक और मैक्रोसिटिक भी हो सकते हैं। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, अब देखिए, अब हमने इसका ट्रीटमेंट भी तो करना। फॉर एग्जाम्पल अगर तो वो आइसोनाइजाइड ले रहा है, टीबी का पेशेंट है, ठीक है, हम उसको साथ विटामिन B6 भी दे देंगे, को फैक्टर जो अमाइनो लिवोनोलिक एसिड को किसके अंदर चेंज कर रहा था, सॉरी सक्सिनाइल को ए को किसके अंदर चेंज कर रहा था, अमाइनो लिवोनोलिक एसिड के अंदर कर रहा था, ठीक है। को फैक्टर हम ये दे सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट यही है। सेम बातें, इसमें कुछ उसने नया रॉकेट साइंस नहीं लिखी थी। इसको एक दफ़ा स्टेप 2 से भी पढ़ लेते हैं। A microcytic anemia caused by the defect in the heme metabolism that can be the hereditary हो सकता है, acquired हो सकता है। मोस्ट कॉमन कॉजेज की अल्कोहल है, किसके अंदर होती है, एक्वायर्ड पेशेंट के अंदर, सुप्रेस कर देती है बोन मैरो को और माइटोकॉन्ड्रियल पॉइजनिंग कर देती है। लेस कॉमन कॉज में लेड पॉइजनिंग आ सकता है, कोई ना कोई इसकी ड्रग हिस्ट्री, क्लोरामाफेनिकोल आ गया, आइसोनाइजाइड आ गया, विटामिन B6 डेफिशिएंसी और कैंसर देख सकते हैं। हिस्ट्री में पेशेंट कैसा आएगा, हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा, आयरन ज़्यादा होगा, बेजोफिलिक स्टिपलिंग मेनली इन द लेड पॉइजनिंग। डायग्नोसिस कैसे करते हैं जी, प्रूशियन ब्लेड स्टेन करते हैं, इसमें हम उस पर क्या देखते हैं जी, रिंग सिड्रोब्लास्ट देखते हैं, और स्मीयर इज द डायग्नोसिस। पेरिफेरल स्मीयर इसका क्या है जी, डायग्नोस्टिक और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। पेरिफेरल स्मीयर हमें बेसिकली क्या बताता है, पेरिफेरल स्मीयर हमें ये बताता है कि जी हमारा बोन मैरो ठीक काम कर रहा है, इशू कहीं और आ रहा है, ठीक है। और इसमें पेरिफेरल स्मीयर है वो इसीलिए डायग्नोस्टिक चॉइस होगी हमारी। ट्रीट द अंडरलाइन कॉज देखेंगे, एक्वायर्ड तो नहीं है, कॉन्जेनिटल तो नहीं है, अगर तो एक्वायर्ड है तो विटामिन B6 देंगे, और जिसका जो दूसरा नाम होता है पैराडॉक्सिन जिसको हम बोलते हैं, बस। सिडरोब्लास्टिक एनीमिया इज द ओनली फॉर्म ऑफ द माइक्रोसिटिक एनीमिया इन विच द आयरन लेवल इज एलिवेटेड। ये MCQs आता है अक्सर। ये आज का छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ब्लड की पैथो में से मोस्टली क्वेश्चन आ जाते होते हैं एग्जाम के अंदर। किसी का अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।